Good morning, students. Students, today we will start civics chapter, that is confronting marginalization. Okay. So basically, first of all, we will see the topics which we will cover in this chapter. First of all, I will give the introduction of the chapter. Then we will discuss about the invoking fundamental rights. After that, we will discuss about the constitutional provisions जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड होंगे, वो डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे कि जो ये मार्जिन ग्रुप थे, या कह सकते हो जो ये बैकवर्ड ग्रुप मानते थे हम, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड पर्सन मानते थे, उनके लिए कुछ कानून बनाए गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे कि दलित और आदिवासी, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा था कि सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, बैकवर्ड मानते हैं. ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट बनाए गए थे, उनको कुछ राइट प्रोवाइड किए गए थे. वो कौन से हैं? जहां पर हम SC ST एक्ट 1989 पढ़ेंगे, और ऐसे ही आदिवासियों की कुछ डिमांड थी जो कि 1989 के एक्ट के आधार पे आई थी, उनको पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर जो होगा वो 7 चैप्टर से रिलेटेड होगा. 7 चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था उसी को हम आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं. मीन्स प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सोसाइटी. लास्ट का जो चैप्टर था, लास्ट के चैप्टर के अंदर हमने SC STs और आप कह सकते हो आदिवासीज के बारे में डिस्कस किया था, और वहां पर डिस्कस किया था कि किस प्रकार से वो इन इक्वालिटी को या डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं. नॉर्मली देवर पावरलेस, उनकी पावर बहुत कम है, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राइट के लिए स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किया, बिकॉज दे वर एक्सक्लूडेड बाय द कम्युनिटी, बाय द फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है, एंड दे वर डोमिनेटेड बाय द अदर मेजर ग्रुप्स जो कि अपने आप को मेजोरिटी मानते थे, जो कि अपने आप को हायर कास्ट मानते थे. वो हमेशा उनके ऊपर डोमिनेट करते थे. साथ ही साथ हमेशा क्या करते थे, हमेशा उनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर क्या था, आप कह सकते हो कि लो मैनर से या इंफीरियर मैनर से उन्हें ट्रीट किया जाता. ठीक है, तो ये व्यक्ति पावरलेस थे, बट इन्होंने अपने इक्वल राइट के लिए स्ट्रगल किया. इवन दे हैव अटेम्प्टेड टू ओवरकम देयर सिचुएशंस आल्सो, जहां पर काफी लंबा टाइम पीरियड तक उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के माध्यम से इन सब चीजों को कवर किया. कहीं पर रिलीजन के आधार पर कुछ काम किया गया, कहीं पर अगर मैं बात करता हूं सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात की गई, कहीं पर एजुकेशन की बात की गई, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट की बात की गई. मीन्स हर एक वो तरीका जिसके माध्यम से ये सोसाइटी से इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन की चीज खत्म हो सके, वो हर एक तरीका उन्होंने अपनाया. इन ऑल केसेस द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज डिपेंडेड ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट द मार्जिनलाइज्ड फाइंड देमसेल्व्स इन. क्योंकि मार्जिनलाइज्ड पीपल ने अपने आप ढूंढा और उसके माध्यम से स्ट्रगल किया. लास्ट चैप्टर में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया, और इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, we will read about some of the ways in which these groups and you can say these individuals challenge the existing inequality. वो चैलेंज कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, हम इस चीज के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वीमेन एंड सम अदर मार्जिनल ग्रुप्स. नॉर्मली हम इन सब चीजों को देखेंगे. उन्होंने एक बात कही है, दे आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री. This country is a democratic country, so we are a part of the democratic country. तो जैसे दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे सिटीजन को अधिकार मिलते हैं, वैसे ही राइट हमें मिलने चाहिए. इक्वल राइट्स मस्ट बी गिवन टू अस एंड वी मस्ट बी प्रोटेक्टेड आल्सो, वी मस्ट बी रिस्पेक्टेड आल्सो. उन्होंने सिंपल एक ही वर्ड बोला कि वी आर द इंडियन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, so being a citizen and being a part of this country, we have right of equality. हमारा इक्वल राइट लेने का अधिकार है, हमारी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. उन्होंने सिंपल सी एक बात कही. इनमें बहुत सारे व्यक्ति जो थे, उन्होंने अपनी इन सब चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को देखा. कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन की उन चीजों को उन्होंने सामने रखा. ओके, okay?
तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम? वी विल सी व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन्वोक इन द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। मींस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीज थी जिसको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने अपने इस चीज के अंदर ऐड किया, अपने स्ट्रगल के अंदर ऐड किया। As a part of this, we will look at how rights are translated into laws, जो कि इन व्यक्तियों को कंटिन्यूटी से जो एक्सप्लॉइटेशन इनका होता जा रहा था, उन सब चीजों से जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज है उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए कि इन व्यक्तियों को भी या इन ग्रुप को भी डेवलपमेंट का मौका मिले, ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मार्जिनलाइजेशन के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या था, जो कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इट इज द प्रोसेस वेयर समथिंग एंड यू कैन से समवन इज पुश्ड टू द एज ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर लेसर इंपॉर्टेंस। दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, दे ऑलवेज फेस डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी की सारी होल प्रोसेस है, दैट इज मार्जिनलाइजेशन। ये हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी। दिस इज प्रीडोमिनेंटली अ सोशल फिनोमिना। ये एक सोशल फिनोमिना है जहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइनॉरिटी कंसीडर किया जाता है, सब क्लास ग्रुप कंसीडर किया जाता है, सब ग्रुप कंसीडर किया जाता है, एंड दैट ग्रुप इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम या मेन चैनल ऑफ द सोसाइटी। उनकी नीड्स, उनकी डिजायर्स, दे वर इग्नोर्ड टोटली। ये हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो दिस प्रोसेस इज अ सोशल फिनोमिना। ओके, अब हम इस चैप्टर में एक तरीके से पूरे पूर्ण रूप से आते हैं, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम इस बात की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी हैव लर्नड ऑलरेडी lays down some principles that makes our society and you can say our polity democratic। जब से भी हम अपने सिविक्स की बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात का पता चला कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को हमारी डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हम बार बार इन सब चीजों की बात करते हैं। और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट है। और ये जो फंडामेंटल राइट है, these rights are given and you can say available to all the citizens in an equal manner. There is no discrimination for these rights. ओके, हम ये सब चीज डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अब आते हैं वापस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर। सो एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न्ड, दे हैव ड्रॉन दीज राइट्स इन टू वेज। उन्होंने इन राइट्स को दो तरीके से लिया। सबसे पहला तरीका था बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड टू द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। फंडामेंटल राइट को सामने रख के उन्होंने कहा कि ये देखिए, फंडामेंटल राइट कहते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, बट हमारी सोसाइटी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक तरीका उन्होंने ये किया। दूसरा, गवर्नमेंट को इन्फोर्स किया, दे मस्ट मेक सच लॉज विच प्रोटेक्ट देम। क्यों? गवर्नमेंट ऐसे कुछ कानून बनाए जो कि उनको प्रोटेक्ट करे। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया। तो फंडामेंटल राइट की बात करो या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उन्होंने अपने राइट्स को इन दो तरीके से प्रेजेंट किया गवर्नमेंट के सामने। दलित की बात कर लेते हैं। दलित कैन इन्वोक, यू कैन से ड्रॉ ऑन अ फंडामेंटल राइट in a situation where they feel that they have been treated badly by someone, by some individual, by community, and you can say by the government also। उन्होंने सीधा ये वर्ड बोल दिया, उन्होंने फंडामेंटल राइट की सिचुएशन को उस वक्त दिखा दिया। ऐसे ही दूसरी जो माइनॉरिटी ग्रुप थी, they have also drawn on the fundamental rights section of the constitution। उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उनको शो किया उन्होंने। they have particularly drawn on, yeah, you can say focused on right to freedom of religion and culture and education right। इन तीन चीजों के आधार पे को उन्होंने फोकस किया। और ये तीनों ही राइट हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। हमें फ्रीडम है रिलीजन के नाम की भी, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इफ वी आर माइनॉरिटी, अपने एजुकेशन राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट में दी गई है।
तो दलित पीपल ने भी, अदर माइनॉरिटी ग्रुप में भी फंडामेंटल राइट को अपने स्ट्रगल का पार्ट बना दिया, ताकि उनके साथ सोसाइटी में किसी प्रकार का, आप कह सकते हो, भेदभाव ना किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अब देखा, हमने देखा कि दलित पीपल ने क्या क्या फंडामेंटल राइट की बात की गई, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया एक तरीके से। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। सो देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच एम एट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना यहां पर क्या किया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए ताकि सोशल जस्टिस क्रिएट किया जा सके। इसमें थोड़ा सा भेदभाव किया गया, थोड़ा सा भेदभाव किया, बट इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। क्या था देखते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ध्यान से सुनना, यहां पर पॉइंट क्या आता है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हो तो आप एजुकेशनल मैनर से अधिकार, अगर मैं बात करता हूँ, या जॉब की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, आप बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अधिकार मिलेगा। बट अगर मैं राइट टू इक्वलिटी की इस बात को रिजर्वेशन के साथ मैच कर देता हूँ, तो इस तरीके से रिजर्वेशन तो जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन बन गया। भाई certain seats in the government jobs and in the educational institutions, they are reserved for only certain groups, means जनरल जो ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं कर सकता। तो इक्वलिटी को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। बट यहाँ पर इक्वलिटी को तो हम खत्म करने की बात करेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर इक्वलिटी को खत्म करने की बात करेंगे, इसलिए हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो वापस चलते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इट मींस ऑल पीपल are equal before the law, nobody is above the law. Article 15 क्या कहता है, it prohibits the state from discrimination against any citizen on the basis of the religion, race, caste, gender, place of birth. किसी भी आधार पे, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव आर्टिकल 15 के आधार पे प्रोहिबिट्स किया गया है। राइट। आर्टिकल 16(1) क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 17 अबोलिश करता है अनटचेबिलिटीज को, और अगर इसकी किसी भी प्रकार की फॉर्म इंडिया में कहीं पर भी है, इट इज पनिशेबल ऑफेंस, वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 29 और उसका सेक्शन 2 क्या कहता है, इट डील्स विद द एजुकेशनल राइट ऑफ द सिटीजन, और खासकर ये राइट है उन माइनॉरिटीज ग्रुप की जो कि हम मार्जिनल ग्रुप में बात करते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है, द स्टेट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सिक्योर अ जस्टिस एंड इक्विटेबल सोशल ऑर्डर। गवर्नमेंट को ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, पीपल की वेलफेयर के लिए काम किया जाए और उनको जस्टिस, उनका के लिए जस्टिस सिक्योर किया जाए। ये 38 कहता है हमारा आर्टिकल। Article 39, it directs the state to adopt such a policies that secure for all citizen. ठीक है, जो हर एक सिटीजन को मिलनी चाहिए। And Article 41 requires the state to make effective provisions for securing the right to work, right to education and right to public assistance. ये 41 उनको प्रोवाइड करते हैं। Article 325 and 326, it deals the political right of the citizen. If there is any law, या आप कह सकते हो किसी भी प्रकार से पीपल के पॉलिटिकल राइट को छीना जाता है, तो आर्टिकल 325 और 326 उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे, या कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो राइट्स एससी और एसटी को दिए गए हैं उनको। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।